हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट में भी पूरे 38 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। जैसा कि एग्जाम का पैटर्न है, 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। ठीक है, ऑप्शन है माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या फिर ग्रामोफोन का। तो पहली बात तो अल्फ्रेड नोबेल जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। कहाँ के रहने वाले थे, ये स्वीडन के थे। ठीक है, ये स्वीडन के थे। तो अल्फ्रेड नोबेल ने दिए गए ऑप्शंस में से डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह एक विस्फोटक होता है। और कब आविष्कार किया था, 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कई क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा उत्कृष्ट योगदान किया जाता है किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा, किसी भी साहित्यकार के द्वारा, तो उसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो थी वो 1901 ईस्वी में की गई थी। 1901 ईस्वी में की गई थी। चलिए, इसके लिए एक फाउंडेशन बनाया गया है। नोबेल पुरस्कार देने के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया है। और यही फाउंडेशन जो है अपने हिसाब से जो भी इन्होंने पैरामीटर्स बना रखे हैं, ठीक, उनके अनुसार जो है घोषणा की जाती है किसको दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या फिर अभिवहन। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, संवहन। अब थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, पृथ्वी के संपर्क में जो भी वायु आती है, ठीक है, वो क्या होती है, गर्म होकर के धाराओं के रूप में लंबवत ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। तो वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया। ठीक है, थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए, बिंबिसार जो है इन्हें मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, हर्यक वंश। और इस वंश को एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका, पितृहंता वंश। ठीक है, पितृहंता वंश। क्यों था ये नाम, क्योंकि इस वंश के राजाओं ने ज्यादातर अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, तो बिंबिसार जो थे वो मगध के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, मगध साम्राज्य के, और हर्यक वंश से संबंधित थे। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये तो इनके बारे में जानकारी हो गई। अब प्रश्न में पूछा गया है कि किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। वास्तुकार का मतलब क्या होता है, वास्तुकार का मतलब जो महल वगैरह बनाते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन या फिर महागोविंद। देखिए, ये तो सभी राजाओं के नाम है, उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महागोविंद वास्तुकार जो थे इन्होंने ही हर्यक वंश के राजा बिंबिसार का महल बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तो 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेदों का नाम दे रखे हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ऑप्शन में क्या है, क्रम से दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पुराना ऋग्वेद, इसके बाद में यजुर्वेद, इसके बाद में सामवेद और इसके बाद में अथर्ववेद। ठीक है, चारों वेदों के नाम हो गए, इनका क्रम भी यही है। और सबसे प्राचीन पूछा तो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। अब ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, और 1028 सूक्तियां हैं। 1028 सूक्तियां हैं। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हो गया, और यजुर्वेद हो गया इसके बाद में, फिर सामवेद है और लास्ट में अथर्ववेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन है महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी और महाभारत। अब देखिए, सबसे पुराने हिंदू महाकाव्य की बात की गई है, तो यहाँ पर रामायण और महाभारत दोनों को अगर देखा जाए, इन दोनों की रचना जो है वो 400 ईसा पूर्व, ठीक है, 400 बीसी में मानी जाती है। और रचनाकार पता ही है आपको, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, वाल्मीकि। ठीक है, और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने।
अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, देखिए 400 ईसा पूर्व में दोनों की रचना हुई है, रामायण की भी और महाभारत की। तब फिर कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा प्राचीन है। अच्छा, अब देखेंगे जो कालक्रम है, ठीक है, जो वैदिक कालक्रम है या फिर पुराणों में जिनका जिक्र होता है, तो रामायण का काल पहले आता है, युग की बात की जाए तो त्रेता युग, और महाभारत का काल बाद में आता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सबसे पुराना रामायण हो जाएगा। ठीक है, सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा हो जाएगा, रामायण आएगा। और दूसरी बात है, महाभारत में भी भगवान राम का जिक्र मिलता है। ठीक, तो इससे भी सिद्ध होता है कि रामायण पहले का है और महाभारत की रचना बाद में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हाँ पूछा गया है ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलेरिन, ठीक है, किस तत्व के अपर रूप हैं। ठीक है, अपरूप है या फिर अपर रूप है। तो ऑप्शंस क्या है, कार्बन, मॉलिब्डेनम, प्लूटोनियम या फिर ऑस्मियम। यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट, डायमंड, ये तो हम लोगों को पता है कार्बन के अपर रूप है। ठीक, और बकमिस्टर फुलेरिन ये भी कार्बन का ही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये सभी जो है वो कार्बन के ही अपर रूप है। ठीक है, अपर रूप का मतलब क्या होता है, एक ही तत्व के संरचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न रूप। ठीक है, मतलब तत्व एक ही होगा लेकिन उसकी संरचना थोड़ी सी अलग अलग हो जाएगी, बस वही अपर रूप कहलाते हैं। तो ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, डायमंड भी कार्बन का अपर रूप है और बकमिस्टर फ्लोरीन भी कार्बन का ही अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। हाँ, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सरल भी क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा का स्रोत पूछा है, इसका मतलब इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शंस क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या फिर सूर्य का प्रसार। अब देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पर ए सही हो गया। अब थोड़ा सा जान लेंगे, सूर्य जो है वो हीलियम का बना हुआ माना जाता है, He। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया नाभिकीय संलयन जो होती है, इसमें संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो हाइड्रोजन के जो ये 1H1 प्लस 1H1 ये जुड़ करके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं 2He4 और प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। तो ये अभिक्रिया सूर्य में चलती रहती है, हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम में बदलते रहते हैं। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा का या फिर सौर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाएगी। संलयन का मतलब होता है जुड़ना और विखंडन का मतलब होता है टूटना, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और प्रसार का मतलब होता है फैलना। ठीक, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पहले तो शब्द को समझेंगे, जो लिखा हुआ है बायोडिग्रेडेबल, इसका मतलब होता है जिसका अपघटन हो जाए। ठीक, अपघटन हो जाए तब वो हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल। जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये मृत होने के बाद में इनका अपघटन हो जाता है, अपघटनकर्ता जो होते हैं वो अपघटन कर देते हैं इसका, सूक्ष्म जीव वगैरह या फिर फंगस वगैरह। ठीक है, तो ये तो हो गया इस शब्द का मतलब। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जिसका अपघटन हो जाए। अब यहाँ पर पूछा क्या है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इस बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जी भी अपघटित हो जाती है, फल भी हो जाते हैं, केचुआ जंतु है इसका भी अपघटन हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम एक धातु है तो इसका अपघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, पूछा गया है होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हैलेबिडु, वारंगल, हम्पी या फिर हावेरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए होयसलेश्वर मंदिर जो है वो कर्नाटक में हैलेबिडु में स्थित है और बनवाया किसने था। पहली बात तो ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण जो था वो 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। और ये जो होयसल एक राजवंश था और उसी वंश के राजा थे, राजा विष्णुवर्धन। ठीक है, राजा विष्णुवर्धन, ठीक, विष्णुवर्धन, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर ब्लू वाटर नीति शुरू की थी। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोगों ने भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन सही से पढ़ा हुआ है होगा, ठीक है, तो उसमें देखते हैं हम लोग कि जब पुर्तगाली लोग भारत में आना शुरू किए थे,
ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज की थी, किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है, और यहाँ पर व्यापार करने के बाद में जब वापस गया था पुर्तगाल में, तो वहां पर लोगों ने देखा कि काफी इनको मुनाफा हुआ है। ठीक है, तो उसमें सरकार ने भी हस्तक्षेप करना शुरू किया और अपनी देखरेख में भारत में व्यापार करवाना शुरू किया, और उसकी देखरेख करने के लिए उन्होंने गवर्नरों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये आया था। कब आया था? ये 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में भारत आया था पुर्तगाली गवर्नर बन करके। ठीक है, और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी की स्टार्टिंग की। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि समुद्र पर अपना कब्जा करना। ठीक है, मतलब जहां अगर आप समुद्री शक्ति को मजबूत रखेंगे तो आप अपने आप को भी मजबूती प्रदान करेंगे, साम्राज्य को भी मजबूती प्रदान करेंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसने शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, और ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इसके बाद में आए थे कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, और फिलहाल बाद में निनो दी कुन्हा वगैरह आए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1505 ईस्वी में ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, नाम ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था? पहली बात तो इसके बारे में जान लेंगे। ये जो लिखा हुआ है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसको वर्तमान में हम लोग AMU के नाम से जानते हैं। AMU फुल फॉर्म क्या होगा? अलीगढ़ मुस्लिम, और यू से यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वर्तमान में इसको हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि कहां पर स्थापित किया गया? तो सीधे से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मथुरा कला विद्यालय खाली जगह काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मतलब यहाँ पर पूछा है कि मथुरा कला विद्यालय किस समय में अपने शीर्ष पर था, मतलब इसका विस्तार सबसे बढ़िया हुआ, सब विकास सबसे ज्यादा हुआ हो, किसके टाइम पर हुआ था? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, मुगल या फिर सल्तनत। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुषाण। अब थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, कुषाण शासक जो थे, इन्होंने पहली शताब्दी से लेकर के, देखिए पहली शताब्दी से लेकर के 175, ठीक है, ईस्वी के बीच जो है उत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था, और उत्तर भारत के क्षेत्र में ही मथुरा भी आता है इधर। ठीक है, तो मथुरा कला जो है परंपरा इस अवधि के दौरान विकसित कला परंपराओं में से एक थी। किसके टाइम पर? कुषाण वंश के टाइम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उड़न गिलहरी, चमगादड़, डार्विन लोमड़ी या फिर सफेद लोमड़ी। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, स्तनधारी प्राणी और वो भी उड़ने वाला, तो कौन होता है? चमगादड़। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चमगादड़ जो है ये स्तनधारी और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, अच्छा, चमगादड़ की बहुत सी प्रजातियां हैं। ठीक है, चमगादड़ की दुनिया भर में बहुत सी प्रजातियां हैं, उन्हीं में से एक प्रजाति जो है वो लोमड़ी जैसी दिखाई पड़ती है। ठीक है, उसी को उड़न लोमड़ी भी बोला जाता है। और ये उड़न लोमड़ी जो है ये पेड़ों पर, जहाँ बगीचे वगैरह होते हैं, ठीक, उन पर, वहां पर ज्यादा निवास करते रहते हैं और फल वगैरह खाया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? चमगादड़। इसे जो है उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? ठीक है, अब ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर क्या है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 जो है वो मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। और इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या होता है? नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। ठीक है, विटामिन B3 जो है वो नियासिन। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, और घुलनशील की बात की जाए तो विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील। ठीक है, अब देखिए ये तो पता ही होगा आपको, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो जो है जल में घुलनशील होते हैं, बाकी वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा गया है? कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय एवं नियंत्रित करता है? ठीक है, कौन सा मिनरल जो है, खनिज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल
ये मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में मसल्स और नर्वस सिस्टम को सक्रिय माने एक्टिव और नियंत्रित माने कंट्रोल करता है। ऑप्शन है जिंक, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा ये प्राप्त किससे होता है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम ज्यादातर जो है वो पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, पत्तेदार सब्जियां और केला हो गया, ये सब स्रोत है मैग्नीशियम के। ठीक है, सलजम है और बादाम, ठीक है, काजू, ये सभी जो है इसके प्रमुख स्रोत है मैग्नीशियम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है सेबी, ठीक है, SEBI का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है सेबी का। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में पूछा जाए तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसका अगर हिंदी में नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? भारतीय प्रतिभूति, ठीक, एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, ये हिंदी में नाम हो गया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, स्थापना इसकी और देख लेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है, 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? ऑप्शन है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, या फिर उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। तो ध्यान रखेंगे एगमार्क जो होता है वो खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की आश्वासन के लिए एक निशान होता है। मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पर अगर कोई खाद्य पदार्थ खरा उतरता है तो उस पर एगमार्क लगाया जाता है। ठीक है, इससे सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये इसकी गुणवत्ता पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, तो एगमार्क क्या है? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की एक मुहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? ठीक है, कौन सी मिट्टी उपयुक्त है या फिर उचित है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो गेहूं की खेती के लिए तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी जो है वो गेहूं की खेती के लिए सबसे उचित मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाँ, पूछा गया है युगोस्लाविया की राजधानी क्या है? पोलैंड है, बेलग्रेड है, नाइजीरिया है या फिर हंगरी है? ठीक, राजधानी पूछी है, तो बाकी तो ये तो सभी देशी ही हो गए ना, पोलैंड, नाइजीरिया, हंगरी तो देशी हो गए, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, युगोस्लाविया की राजधानी क्या हो जाएगी? बेलग्रेड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अच्छा बाकी देख लेते हैं। जैसे पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। ठीक है, वारसा। हाँ, और नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा। और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। ठीक है, तो ये देश थे, इनकी राजधानियां हो गई। और बेलग्रेड किसकी राजधानी है? युगोस्लाविया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? अब पहले तो ये जान लीजिए डियागो गार्सिया है क्या? यह एक द्वीप है। ठीक है, डियागो गार्सिया जो है एक द्वीप है जिसको एक प्रवाल द्वीप भी बोल देते हैं। ठीक है, एक प्रवाल द्वीप है। अब पूछा यह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो इसका सही जवाब हिंद महासागर। ठीक है, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। पूछा गया है मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है? ठीक है, मुंडा भाषा समूह मतलब भाषा समूह है। ठीक है, कहाँ किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाई, हिंद आर्य जिसको कि इंडो आर्यन भी बोलते हैं, अगला है चीनी तिब्बती या फिर द्रविड़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका,
ऑस्ट्रो एशियाई। ठीक है, देखो मुंडा भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है और इसे भारत और बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। ठीक है, ये जो मुंडा भाषा समूह है इसे भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है। ठीक, लोग के द्वारा बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ठीक है, मतलब पूछा है कि कौन सी नदी है जो भारत के बाहर से शुरू होती है बहना। तो ऑप्शन क्या है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। यहाँ पर तीनों ऑप्शन लोगों को पता है, गंगा, नर्मदा, यमुना, ये सभी भारत में ही उद्गम है नदियों का। ब्रह्मपुत्र नदी है जो, ठीक, इसका उद्गम भारत में नहीं है। तो कहाँ है? ये तिब्बत के, ठीक, कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के निकट स्थित है। कौन? नाम देखेंगे, थोड़ा सा कठिन नाम है, चेमायुंगडुंग। ठीक है, चेमायुंगडुंग, ये एक हिमनद है। ठीक है, हिमनद का मतलब क्या होता है? जमी हुई नदी, बर्फ की। ठीक है, तो चेमांगयुंगडुंग हिमनद है, यहीं से उद्गम है किसका? ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, यहां से निकल करके हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ध्यान रखेंगे। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है, तिब्बत में सांगपो नदी, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तिब्बत में सांगपो नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, भारत में अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में इनका नाम दिहांग पड़ जाता है, दिहांग नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। और असम में ब्रह्मपुत्र, असम में क्या नाम है इनका? ब्रह्मपुत्र। ठीक, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में, जब ये नदी बांग्लादेश में पहुंचती है, आधा गा बनेगा, ठीक है, बांग्लादेश, तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है कि बांग्लादेश में जमुना नदी किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ये पूरी जानकारी होगी इनके बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंगडुंग हिमनद से निकलती हैं। ठीक है, और फिर ये तिब्बत में इनका नाम क्या होता है? सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, क्या पूछा गया है? आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है आर वेंकट रमन, आर के नारायणन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपातकाल जो था वो भारत में 25 जून 1975 से स्टार्ट हुआ था और 21 मार्च 1977 तक चला था। ठीक, अवधि कितनी हो गई? 21 महीना। ठीक है, 21 महीने की अवधि तक आपातकाल भारत में रहा था। और उस टाइम पर भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, या फिर वीर चक्र। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमवीर चक्र। ठीक है, भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सीरिया की राजधानी, ऑप्शन है अलेप्पो, दमिश्क, होम्स, या फिर हमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है। चलिए, अच्छा, सीरिया जो है वो दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है। सीरिया कहाँ है? दक्षिण पश्चिम एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर एक पुस्तक है, कौन सी? माई पासेज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इनके लेखक पूछेगा। ठीक है, माई पासेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, या फिर इस्माइल मर्चेंट। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट ने लिखी है ये किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कब हुई थी? ऑप्शन है 26 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कहाँ? नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हें इस पहली संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कब हुई थी बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान की, यहाँ पर खाली जगह है, भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। अच्छा, कौन सी अनुसूची? यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन मिलता है? तो 8वीं अनुसूची। ऑप्शन कहाँ पर? ये डी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का जिक्र किया गया। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अच्छा, मूल रूप में कितनी थी? तब थी 14 भाषाएं। ठीक है, उसमें जुड़ करके कितनी हो गई? 22 हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को किससे लिया गया? अच्छा, पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए ना। ऑप्शन यहाँ पर ये पहला वाला। ठीक है, आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या फिर कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक शब्द जो है ये कथा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका उद्भव क्या है? कथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाँ 31 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? अच्छा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अंग्रेजी में पीतल नगरी को क्या बोलते हैं? ब्रॉस सिटी। ठीक है, ब्रॉस सिटी, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ब्रास सिटी या फिर पीतल नगरी। ब्रास अंग्रेजी होती है ना पीतल की। तो कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का, कौन सा जिला? ऑप्शन इसमें ये डी वाला। ठीक है, मुरादाबाद। मुरादाबाद जिला जो है वो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। या राम गंगा नदी के तट पर स्थित है मुरादाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक गीत कौन सा? ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए लोक गीत। ठीक है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक गीत पूछे तब तो हो जाएगा आल्हा। ठीक है, लेकिन अगर लोक नृत्य पूछे, क्या पूछे? लोक नृत्य, तब हो जाएगा लांगुरिया। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पर। आल्हा जो है वो बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य, लोकप्रिय गीत है। ठीक है, और जो लांगुरिया है वो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? अच्छा, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करे, कौन सा? निम्नलिखित में से पूछा है ना, यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हो जाएगा? राजस्थान या फिर पंजाब। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में राजस्थान है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। तो इन दिए गए ऑप्शंस में से उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान की सीमा जो उत्तर प्रदेश से साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर, हाँ पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? ऑप्शन है मछली, गरुड़, मोर या फिर गैंडा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह है, लोगो है, उसमें पूछा गया। लोगो में देखिए रंगों की बात की जाए तो ऊपर जो रंग होता है वो लाल होता है और नीचे जो है वो नीला रंग होता है। ठीक है, ध्वज या फिर लोगो की बात की जाए तो लाल और नीला रंग होता है। बीच में यहाँ पर अशोक स्तंभ जो लाट होती है वो बना रहता है। ठीक, चिन्ह। ठीक है, और इसी के नीचे सत्यमेव जयते वगैरह लिखा रहता है। अब चिन्ह यहाँ पर पूछा कि जानवर कौन सा बना होता है, तो इसमें मछली बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें 2 मछलियों की आकृति बनी होती है। ठीक है, और उसी के नीचे लिखा रहता है उत्तर प्रदेश पुलिस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भेड़ कुंड। ठीक, कुंड का नाम है क्या? भेड़ कुंड। और यहाँ पर क्या हुआ था, अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए, मतलब द्रौपदी का जो स्वयंवर था उस स्वयंवर में मछली को निशाना बनाया था। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या फिर बाराबंकी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पूछा गया है भेड़ कुंड जो है यहीं पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जहां अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया था। ठीक है, पूछा कहाँ स्थित है, तो ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है वी.आर. ललितांबिका, पॉल लिंच, रवीश कुमार या फिर नीरज चोपड़ा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.आर. ललितांबिका को जो है दिसंबर 2023 में, ठीक है, भारत के गगनयान मिशन में योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर ऑफ वी लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, जीके का बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में या फिर केरल में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केरल में आयोजन किया गया था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा, ये जो महोत्सव था इसका उद्घाटन जो था वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पूछा गया है भारतीय सशस्त्र बल में एड द कैंप, ठीक, बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ एड द कैंप, ये जो है इसका मतलब है सहायता। ठीक है, इसका जो हिंदी मतलब क्या होता है, सहायक डी कैंप। देखो डी तो ये होगा ही होगा, एड का मतलब क्या है, सहायक। ठीक है, सहायक डी कैंप ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको। तो सहायक डी कैंप या फिर एड डी कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ऑप्शंस क्या है, मनीषा पाढ़ी, जया वर्मा सिन्हा, अरुण केसरी या फिर पल्लवी मिश्रा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनीषा पाढ़ी। ये जो है वो वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं। ठीक, और भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त की गई है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने 38 क्वेश्चंस को देखा, इनका व्याख्यात्मक हल को सुना है। ठीक है, आप कोई भी डाउट अगर तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। बाकी अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन डेज करियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।